नमस्कार, शोमन रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा समस्त भाइयों से निवेदन है, जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनी हैं, जो इस देश को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक नैरेटिव की लड़ाई है और जो है पूरे देश में भारत के खिलाफ एक बड़ा विधिवत प्रचार चल रहा है। ज्यादातर मेरे जो समर्थक हैं, जो मुझे देखते हैं, वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाना जरूरी है, उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो मति भ्रष्ट हो रखे, जिनको इन लोगों ने जो एंटी सनातनी है उन्होंने मति भ्रष्ट कर रखा है। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद। अब मैं आता हूं आज के मुख्य मुद्दे पर। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 17 तारीख 3-4 दिन भी नहीं हुए। इस समय पूरी दुनिया में एक नई सी घटना, एक अजीब सी घटना घटी। जो ट्रंप भारत के खिलाफ 500% टैरिफ तक लगाने का इच्छुक था और घोषणा कर रहा था, और देशों को भी वो कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था कि आप भी लगाओ, यूरोपियन यूनियन को भी लगाओ। उसका जो है 17 तारीख को जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था, उस दिन एक वो आ गया, बर्थडे विश आ गया मोदी जी के लिए कि मोदी जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत मेरा अच्छा मित्र देश है। और इस ढंग से जो है एक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, जिसकी अभी तक कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी, जैसे कि संबंध चल रहे थे, जैसे कि बता दें कि उसने 3-4 बार फोन भी किया था, मोदी जी ने उठाया नहीं। तो खैर वो रेसिप्रोकेट किया मोदी जी ने, वो अपनी जगह पर है। लेकिन सिर्फ ट्रंप नहीं, दुनिया भर के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, ज्यादातर सबने मोदी जी को बर्थडे विश किया। किसी ने वीडियो बना करके, किसी ने एक्स पर, ट्विटर पर भेज करके, किसी ने हर तरफ से ये सब चीजें चला, जो कि ये अप्रत्याशित था। उनका 75वां वर्षगांठ थी, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कम से कम 10-11-12 सालों से हम भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है, अब ये सिर्फ इतना नहीं था। ऐसा नहीं कि मोदी जी कोई बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े नेता हों और भारत एक सबसे बड़ा देश है जिसके पास बहुत कुछ है और वो किसी को खत्म कर सकता है, किसी को उठा सकता है। ऐसा में नहीं, भारत भी एक विकासशील राष्ट्र है, मतलब ऑलमोस्ट जो है विकास की ओर बढ़ रहा है और किसी भी दिन आ सकता है। लेकिन ऐसी घटना, जो ऐसी क्या घटना रही होगी कि इस ढंग से उनको बर्थडे के विश आए पूरी दुनिया से। इसके अलावा कि यूएस की फौज माने कुछ ट्रूप जो है हमारे पड़ोस बांग्लादेश में आ गए, बगल में म्यांमार में आ गए, और उनके कुछ लोग यहां भी सक्रिय हो गए थे, वेस्टर्न साइड में, पाकिस्तान साइड में। जिनपिंग कभी जो है तिब्बत से दूरबीन लगा करके भारत की तरफ वो कर रहा था। जो एटॉमिक वो थी संस्था जो है, जो इस पर नियंत्रण करती है, वो भारत के करीब अपने एपरेटस लेकर के आ गई थी। ऐसे बहुत कुछ हो रहा था। WHO ने जो है इमरजेंसी तैयारी कर ली थी, और जो खगोल शास्त्री हैं वो आसमान पर जो है खगोलीय गणना करने लगे, क्या ये कुछ होता है, क्या ग्रहों की क्या चाल है। भविष्यवक्ता और जो स्पेन के जो वो थे, अंधे वो थे, उनकी किताबें भी पढ़ी जाने, भविष्यवक्ता की किताबें पढ़ी जाने, उसका व्याख्या की जाने लग गई। एक्चुअली ये वो दिन था कि जिस दिन सारी दुनिया सहमी पड़ी थी। उनके अंदर एक भय समाया हुआ था, एक उत्सुकता थी, एक उस दिन दुनिया में कुछ ऐसे होने वाला था जो आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ, और सब उसकी तैयारियां कर रहे थे, उसे देखने के लिए गवाह बनना चाह रहे थे, और उसमें आगे क्या क्या हो सकता। और एक बहुत बड़ी शक्ति भारत के पास आने वाली थी, इसलिए भी लोग डर गए थे। जो जितनी दुनिया के जो देश थे, बड़े बड़े देश थे, वो भी उस शक्ति से डर गए थे कि क्या होगा, क्या भारत अगर इतना प्रबल बन गया, इतना हो गया तो क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे क्या रहस्य था। दरअसल हमारे यहाँ एक युवा नेता है जो 57 साल के हैं, लेकिन उनको युवा ही माना जाता है, और 70-75 साल तक भी उनको युवा ही कहा जाता है, राहुल गांधी। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक घोषणा करी थी कि मैं हाइड्रोजन बम का विस्फोट करूंगा। दुनिया के इतिहास में इससे पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण नहीं हुआ था, एटम बम तक अंतिम होता। हाइड्रोजन बम का परीक्षण होने के बहुत कुछ माने थे, पूरी एक इरा का बदल जाना था, पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है बदल जानी थी। इसलिए सारे के सारे लोग डर के मारे, क्योंकि वो भारत के रहने वाला था, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए सबके सब जो है नरेंद्र मोदी के उसपे बर्थडे पे विशेष करे थे, और लोग मालूम क्या सोच रहे कि अरे नरेंद्र मोदी तो देखिए पूरी सोशल मीडिया इस बात भरा कर दे कितने लोकप्रिय। कोई लोकप्रिय नहीं, ये सिर्फ वो भय था जो हमारे युवा नेता का था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे।
बस उससे पूरा जो जियो पॉलिटिक्स जो है वो सब बदल गई थी। तो सब प्रतीक्षारत थे, जो एटॉमिक वो वाले थे, रेगुलेटर जो है, इंटरनेशनल जो है रेगुलेटर है, वो अपनी अपरेटस लेकर के आए थे, कैसी तरंगे निकलती क्या है उसका एनालिसिस करने के लिए आए थे। तो दरअसल हुआ क्या, उसने एटम बम नहीं फोड़ा, वो हाइड्रोजन बम नहीं फूटा। क्या फूटा फिर भाई, कर तो रहे थे वो गए थे दरअसल राहुल गांधी उससे 4-5 दिन पहले मलेशिया गए थे। और आप जानते हैं मलेशिया में सी फूड बहुत होता है, और सी फूड में बहुत सी क्या सड़ी चीजें होती है, कचरा पतरा भी जो है उसमें होता है। तो वो खा करके आए, उनका पेट जो है, उनके पेट में गैस बनने लगी, बहुत गैस बन गई। उन्होंने सोचा हाइड्रोजन यही, अगर जिस दिन ये निकलेगा वो ये हाइड्रोजन बम के बराबर विस्फोट करेगा, और वो आगे भारत में इस हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए। अब सारे के सारे लोग जो उनके वो थे, पत्रकार थे, उनके गुलाम थे, सारे के सारे उसमें इकट्ठा हो गए देखने के लिए, इस अद्भुत दृश्य को और अकल्पनीय दृश्य को देखने के लिए वहां पे इकट्ठा हो गए। तो साहब आए, उन्होंने हाइड्रोजन जैसी बम तो कोई था नहीं, अपना जो पेट में जो गैस भरी थी वो जाकर फोड़ दी वहां पर। और मदारी ने जो जो करना था उसने कर दिया, सारी नौटंकी कर दी, सब कुछ वो कर दिया। जो गैस उसने वहां पर फोड़ी उसमें मीथेन बहुत ज्यादा था, मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसे कहते फाल्ट बम, वो हाइड्रोजन बम नहीं था, वो फाल्ट बम था, वो उनके माथे पर फोड़ दिया। उसके बाद से वो तो चले गया, मदारी तो अपना चले गया, लेकिन जो बंदर हैं अभी तक उछल कूद कर रहे हैं, चाहे टीवी हो या मीडिया हो, अखबार हो, और भी जितने भी वो है या यूट्यूबर्स हो, सब बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं भी कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, नॉनसेंस वैल्यू है, इसलिए कि सारे के सारे वो कर रहे हैं। तो जो उस मदारी ने जो वहां पर जो कुछ किया, वो कुछ ऐसा नहीं था, कोई नया वो था, क्योंकि कई वर्ष हो गए इसका जो है राजनीति झूठ में चल रही है। और हुआ क्या कि इस बीच एक झूठ का एक नया मसीहा आ गया, अरविंद केजरीवाल, और उसने इस कदर झूठ बोला, इस सफाई से झूठ बोला कि इनकी मट्टी पलीद हो गई कांग्रेस की। उसने इनको ही रिप्लेस कर दिया, दिल्ली से भगा दिया, पंजाब से भगा दिया, इवन गुजरात में जो इनकी बची खुशी साख थी, वोट बैंक था, उसको वो कर दिया, अपने पास ले लिया। तो इसको भी लगा कि यार कुछ नहीं है, तो ये अच्छी बात है, शायद इससे फर्क पड़ता होगा। और मैं जो हमारा जो कुछ बाप दादा नाना की जो कमाई थी, पूंजी थी, उसको मैं इसी झूठ की वजह से वापस लाऊंगा। तो ये शुरू से ही छोटे मोटे झूठ बोलता था, 2014 के बाद से ही। अब उसने जो है केजरीवाल की देख करके हाइड्रोजन बम के लेवल की अब झूठ बोलने शुरू कर दिए, जिसका अभी आपने प्रदर्शन देखा होगा। तो इसने कहां से शुरू करी? राफेल से शुरू किया इसने कि राफेल चौकीदारी चोर है, चौकीदारी चोर है। जनता ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि जो है तुम झूठ बोल रहे हो, और इसने अल्टीमेटली माफी मांग ली। फिर क्या? नोटबंदी। तो नोटबंदी का दरअसल क्या है, डबल इफेक्ट था। एक तो काला धन पे लगाम लगी, और दूसरा जितने भी ये विपक्ष वाले थे इन सब के पास काला धन था। और नोटबंदी से सबसे ज्यादा चोट इनको पहुंची, किसी जनता को नहीं पहुंची। अगर जनता को पहुंची होती तो ये हार जाते मोदी जी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पड़ा तो ये जो इनका अक्टूबर नवंबर में हुआ था 16 तारीख को, तो ये हर साल इनका जो वो घाव है बार बार रिस जाता उसी समय। आज नोटबंदी दिवस है। ऐसे जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स एक्चुअली था तो इन्हीं के टाइम पर था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया मोदी जी ने। अब वो क्या है कि इसी पहले क्या होता, व्यापारी आपसे सब कुछ देता था लेकिन सरकार के खजाने में नहीं जमा करता। अब क्या हो गया कि ऑनलाइन हो गया, आपने प्रोडक्शन किया, वहीं पर जीएसटी कट गया और सरकार के खाते में पैसा आ गया, और उससे जो आज तरक्की दिखाई दे रही उसी जीएसटी की वजह से। तो ये भी उसका वो रहा। फिर इसने कभी उठाया मुद्दा ईवीएम। अब दरअसल क्या है कि जो इसके गुलाम है उन्हें तो कुछ पता नहीं है, तो महामूर्ख है, जैसे ये है इससे भी ज्यादा मूर्ख है। अब उनको लगता है यार हमारा नेता तो इतना बड़ा है, ये कैसे हार रहा? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं, ईवीएम की वजह से, ये ईवीएम है। तो कई दिन तक नौटंकी बंदर यहाँ इस पेड़ से कूदता रहा, उस पेड़ में कूदता रहा, सारे के सारे बंदर कूदते रहे, मदारी बता रहा है कि ईवीएम गलती है, ईवीएम जो हैक हो रही है। फिर जब कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर हैक हो रही है तो करके दिखाओ, तो तब भाग गए। फिर कहा उन्होंने साहब हमारी वो जो वह है पेगासस से हमारी जो है जासूसी की जा रही है, हमारे मोबाइल पे सॉफ्टवेयर जो है जासूसी का सॉफ्टवेयर इजराइल से जो है पेगासस। तो पूरा कुछ दिन तक बंदर जो है कूदते रहे पेगासस, और ये मदारी जो है नौटंकी करता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, लाओ अपना मोबाइल दो। अब होता तो होता, अब उसमें तो खाली झूठ बोलना था, नहीं हुआ, तो फिर ये उस मुद्दे से भी भाग गया।
अब कुछ दिन तक चीन की जमीन की चीन ने जो है इतना उठा लिया, 2000 किलोमीटर उठा लिया, ये उठा लिया, उठा लिया। इसने कहा चल जाएगा। अब वो किसी ने सैनिक किसी जो है जो बॉर्डर रोड वालों ने जो है इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह लताड़ा उसको कि नंबर 1 के झूठे, क्या बोलता रहता तू, माफी मांग। तो जो है इतने बुरी तरह अगर कोई भी ये कहीं सिर्फ अगर इस अंदर थोड़ा सा भी होता तो इसी मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे देता, लेकिन बेशरम है, उसको लगता है कि यह गलती तो हमारी, मेरे नाना की परनाना की है। इसका जो झूठ है एक बार थोड़ा सा चला लोकसभा चुनाव में, इस बार के वो जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान पे उतना मामला नहीं बना जितना आरक्षण पे। और इसको जो है ये जो 40-50 के आसपास घूम रहा था, इसको 99 सीट बढ़ गई। और ये देश के दुर्भाग्य से, और वो बेचारे जो कभी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे होंगे अच्छे अच्छे लोग, वो भी आज रो रहे होंगे सड़क में बैठे हुए, या कैसे आदमी हमारी जगह बैठी है जो है। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। अब मैं एक अलग से विषय पे आता हूं कि अडानी क्यों। पहले तो जब इसका राफेल का मुद्दा था तो अंबानी, फिर इसने अंबानी को छोड़ दिया अडानी पे। क्यों? क्योंकि अडानी वो व्यवसायी है जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चीन को टक्कर देता है, चीन की कंपनियों को टक्कर देता है। चाहे वो पोर्ट का मामला हो या खनन का मामला हो, कई ऐसे वो थी जिसमें कि उसका कंपटीशन चीन से था। क्योंकि इसमें दुनिया में दो ही वो है, दो ही क्या मतलब अडानी और हमारे 2-4 ही उद्योगपति हैं जिनकी वजह से हम अंतरराष्ट्रीय उसमें, अदरवाइज इन्होंने सब बेच दिया था, इनको कुछ भी करने का वो नहीं था। तो अडानी से जो जिनपिंग से इन्होंने एमओयू किया, उसमें एक शर्त जो है कि देश के हितों को गिरवी रखना, वो इन्होंने बखूबी किया, इसमें बहुत सफल रहे। अब उसने जो है ये कहा, जब उसने देखा कि अडानी तो हमारे वो बहुत ज्यादा हो गया, कंपटीशन में आ रहा, कई एयरपोर्ट, कई पोर्ट जो समुद्री पोर्ट होते हैं उनको उसने कैप्चर कर लिया, वो बनाने लग गया उनके उसमें। तो उन्होंने आदेश दिया कि इसको बदनाम करो, इसको गिराओ। तो ये लग गया अडानी पे वो करने के। फिर इनके सौभाग्य से सोरोस भी एक मिल गया, और उन्होंने वो था हिंडनबर्ग वाला नाथन एस्ले, उससे जो है सोरोस से पैसे दिलाए और अडानी के खिलाफ लगातार वो निकालते रहे, वो रिपोर्ट अपनी छापते रहे। हालांकि सब के सब खत्म हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, अब वो मामला भी ठप हो गया। लेकिन मदारी लपड़ा लगा हुआ, बंदर दिन भर कूदते रहते हैं कि हाँ अभी वो कभी कभार उनको अडानी की याद आ जाती है। अभी अडानी ने अभी इनके कुछ बंदरों को वो कर दिया, उनके खिलाफ फैसला भी दे दिया और उनके सारे वो डाउन कर दिए वीडियो। जैसे इसका रवीश हो गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, एक कोई अभिषेक बनर्जी है, कौन सा बनर्जी है, देशभक्त का, देशभक्त माने पता नहीं किस देश का भक्त है, इस देश का तो भक्त है नहीं। तो जो है इस तरह से ये इसकी नौटंकी, इसके मदारीपन चल रहा है। अभी जो है जो एन गोपाल स्वामी जो पूर्व थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने एक एक बिंदु पर इसके सारी बातों का खंडन किया, जो ये बोल रहा था। हालांकि जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि इसके बाद में विश्वास किया नहीं जा सकता। तो उन्होंने सारे ये सब संभव नहीं है जो इसने बोला। और ये वो चीजें जो पहले उसमें आ गई, जिन पर इंक्वायरी चल भी रही है। तो इसने कोई नया नहीं बोला, ऐसे अखबार की रिपोर्ट उठा दी और सब वो कर दिया। अब क्या है कि अब इसने एक बड़ा वो किया कि मेरा भारत के लोकतंत्र को बचाने से कोई संबंध नहीं। तो हमें भी पता था, सारी दुनिया जानती, जिस तरह से ये विदेशों में जाता है तो उसका तो मतलब ही वही है कि इसे लोकतंत्र से कोई, भारत से कोई संबंध ही नहीं है। इसे किसी भी तरह सत्ता चाहिए, बस कैसे भी मिले। तो कह रहा अब जो जनरेशन जो है जी जनरेशन है, जिसे जन जी कहते हैं, हम जेड कहते हैं, तो वो करेगी। तो वो उन्होंने तब एक कर दिया, उन्होंने 2014 में कर दिया। निपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने वो किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने किया था। जितने भी तुम नेपो किड है, ये हो गया, राहुल गांधी हो गया, अखिलेश हो गया, तेजस्वी यादव हो गया, वो आदित्य ठाकरे हो गया, करुणानिधि का पोता जो है वो चल रहा है, लेकिन उसका भी वो खत्म है। तो जितने भी ये जो नेपो किड्स थे, इन सबको बर्बाद कर दिया। उसके बाद से भी लगातार बर्बाद किए जा रहे हैं। तो और अभी कल लेटेस्ट जो है उसने कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, उन्होंने जाकर के पूरा का पूरा बीजेपी का उठा दिया, जिता दिया। बीजेपी का जितना ही वो था पैनल, उसको जिता दिया। तो भाई तुम कहां पर हो? तुम्हें तो 2014 से लेकर अभी तक वही चल रहा है। अब मैं आगे आता हूं, अब मैं बताता हूं कि कैसे ये आदमी लगातार झूठ पे झूठ और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनको किस तरह से अपमानित करता है। तो उसको ये शय कहां से मिलती है? तो ये शय मिलती है सुप्रीम कोर्ट से।
कॉलेजियम सिस्टम से मिलता है। हाई कोर्ट से खिलाफ वो देते हैं, लोअर कोर्ट देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो वो है एपेक्स बॉडी जो है वो, क्योंकि वो कॉलेजियम का शुरुआत ही वहीं से हुई, मतलब इसकी जो जड़ें है वो कांग्रेस राज में, वही लोग जो तब जज बनाए गए थे इंदिरा गांधी द्वारा या उसके द्वारा, तो वही उन्हीं का कॉलेजियम है। 1990 के बाद जो आया, उससे पहले उन्हीं के बेटे बेटे नाती पोते भांजे भतीजे सब वही वही है। तो वो इनको प्रोडक्शन दे। आप ये देखिए कि 2 साल इसको सजा हो गई थी, तो उसके टाइम पर उन्होंने जो है न केवल छोड़ा, इसी ने जो आज सीजीआई बना हुआ है, इसी ने जो है इसको छोड़ दिया। इसकी सजा तो माफ करी, वो केस तो रोक ही दिया, सजा पर भी रोक लगा दी और ये केस ही खत्म कर दिया। क्यों? अब आप जानते होंगे कि सिस्टम कैसा अभी जो ये वो है सीजीआई जो है अभी गवई साहब, तो अभी उन्होंने क्या कहा आपने सब देखा है। विष्णु मंदिर पर कितने 5 जगह बातें करी, और अकेले वही नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे इकोसिस्टम है वो सब एंटी हिंदू है, और इस सरकार को हिंदुओं की सरकार माना जाता है। जो मोदी जी का वो है बीजेपी की सरकार है, उनको माना जाता है, इसलिए इसको सजा नहीं होती। इसको इस बात का पता है, मैं किसी को भी गाली दूं सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलावा, अगर ये हाई कोर्ट के जजों को गाली दे दे तो इसमें कोई फर्क नहीं, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के उसके सिवाय। इसलिए सेना को गाली देता है, चुनाव आयोग को गाली देता है, संसद को गाली देता है, लोकसभा अध्यक्ष को गाली देता, विधान उसको उपाध्यक्ष को गाली देता, जहां जहां इसका वो है वो गाली देता। तो ये प्रोटेक्शन जो इसको कोर्ट से मिला है, अगर उस बात सजा हो गई होती, या कितने मामलों में ये उसमें जो है इसके खिलाफ वो चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, अगर किसी एक में भी सजा हो जाए तो इसका सारा जो लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है इन्हीं का वो है, इन्हीं के संरक्षण में पल रहा है। ये एक विधिवत जो है इस सरकार के खिलाफ पूरा कोर्ट जो है काम कर रहा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स बॉडी जो है। और आप कई वो देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं किस ढंग से ये होता। अगर बहुत कुछ अगर स्पष्ट नहीं होता तो शायद ये सब चीजें वो कर देते, ये कभी कभी नरेंद्र मोदी की सरकार बर्खास्त कर देते। धन्यवाद।